लेकिन खबरी बताने से पूरा काम नहीं होता था, वो कंफर्म करना भी ज़रूरी होता था कि ये कंफर्म है कि नहीं। तो वो कंफर्म करना बहुत बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी कि पुलिस ऑफिस वो कंफर्म कौन करेगा। तो जो विक्टिम है वो कंप्लेंट का ये कंफर्म करेगा या फिर पुलिस ऑफिसर कंफर्म करेगा। और बोले साहब ऐसा हो गया है कि धारावी में एक बार के जो वेटर था उसको पुलिस ने उसके साथ गंदी हरकत की है। अच्छा कहाँ पर वो विक्टिम है उसको ढूंढना था। तो विक्टिम एडमिट था, अच्छा ओके। तो एडमिट हुआ था, उसको एकदम शॉक लगा था ये सब इंसिडेंट की वजह से। ये किसने किया था? पुलिस वालों ने पुलिस किया। वालों ने अच्छा। पुलिस वालों ने उससे गंदी हरकत की थी। अच्छा हाँ, अपना लिंग उसके मुंह में उसको लेने के लिए उसको मजबूर किया था। और उसकी वजह से उसके ऊपर वो शॉक में था, ट्रॉमा में चला गया था पूरा। और उसके बाद वो एडमिट हुआ था, तो मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में उसका इंटरव्यू किया, उससे भी सब ले लिया। उसके बाद में वहाँ के डीसीपी को पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो डीसीपी बोला, मुझे डीसीपी साहब ने बताया कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और मैंने वो स्टोरी, बड़ी स्टोरी की थी कि एक भयंकर करके स्टोरी थी, उसका नाम भयंकर करके दिया था कि इतना भयंकर ही था ना वो, किस तरह से पुलिस वाले किस तरह से करते। तो वहाँ पर जो डीसीपी साहब थे, वो अभी जो डीजी है पुलिस के, अच्छा। पुलिस महासंचालक दाते साहब थे। अच्छा, तो दाते साहब ने वो पूरा मामला देखा और एफआईआर रजिस्टर करने को बोला और 3 पुलिस वाले पर एफआईआर लिया गया। अच्छा। और वो तीनों को आगे सजा भी हुई। अच्छा। हम हमारा काम कर रहे थे महानगर में या आईबीएन लोकमत, वो हम हमारा काम कर रहे थे। हमने कभी भी किसी के सुपारी लेके स्टोरी नहीं की। हमने जो स्टोरी की, जो फैक्ट है उसके ऊपर स्टोरी की। तो इसके लिए हम हमेशा हमें कुछ वो लोग तकलीफ हमें करने की कोशिश करते थे, तकलीफ देने की कोशिश करते थे, हम तकलीफ में आए ऐसा कोशिश करते थे। लेकिन वो कुछ देर चलता था, उसके बाद में वो सब या तो रिजेक्ट होता था या वो चुप हो जाते थे, क्योंकि हम जो है वो फैक्ट पे चलते थे। मारे साहब का रोज शाम को 5 साढ़े 5 बजे वहाँ पर दरबार होता था। 50 के आसपास पत्रकार लोग वहाँ पर आते थे, स्टोरी क्या है पूछते थे, स्टोरी लेते थे और जाते थे। और उसको वो ऐसा दरबार किसी का नहीं हुआ, मतलब आज तक किसी का दरबार नहीं हुआ। जो राकेश मारिया सर का होता था वही दरबार, बाकी किसी का दरबार नहीं होता। छगन भुजबल जी को गृह मंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और अजीत दादा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया नहीं, तो नाराज हुए थे। और उन्होंने क्या किया, फिर पूरा अपना सिस्टम जो है पूरा बंद किया। मतलब अपना मोबाइल बंद, अपना वायरलेस सेट बंद, लैंडलाइन बंद, सब बंद किया। और अपने पुलिस वाले थे उनका भी वॉकी टॉकी बंद किया, वायरलेस बंद किया, और पूरा बंद करके वो अंडरग्राउंड हो गए थे। तब शिवसेना की सरकार थी, तब शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी। तो जो कांग्रेस वाले थे उन्होंने सभागृह में वो पेपर बताया कि ये देखो किस तरह से इंडियंस को बांग्लादेशी ठहराया जा रहा है और उनको यहाँ से ये किया जा रहा है। मतलब किस तरह से मुस्लिम एट्रोसिटीज चालू है, उस बारे में वो बड़ी खबर हुई थी। और उसके बाद वो महिला को रिलीज किया गया। अभी क्राइम वैसा रहा नहीं, मतलब पहले जो था वो जो रास्ते पे क्राइम होता था, गैंग का क्राइम होता था, जो गैंग वॉर होता था, तो वो क्राइम होता था, वो क्राइम कवर करते थे। आज अभी का जो क्राइम हो सब बदल गया है, अभी गैंग वॉर खत्म हो गया है। तो अभी गैंग वॉर होता नहीं, अभी क्राइम की जो मोडस ऑपरेंडी है वो अलग हो गई है। अभी जो क्राइम हो रहा है वो साइबर क्राइम हो रहा है, वो फ्रॉड का क्राइम हो रहा है, बिल्कुल सही बोल, फ्रॉड का ये हो रहा है। मतलब ये अलग तरीके से ये हो रहा है, चीटिंग का क्राइम हो रहा है। इसमें ईओडब्ल्यू का क्राइम बढ़ गया, आर्थिक गुन्नी शाखा जो है उसका काम बढ़ गया है। पहले इकोनॉमिकल ऑफिस विंग का काम जो है वो बढ़ गया है। पहले जो है वो ईओडब्ल्यू का एक डीसीपी सिर्फ काम देखता था। जब संजय पांडे साहब थे, संजय बर्वे साहब थे, तो एक डीसीपी सिर्फ ईओडब्ल्यू का काम देखता था। लेकिन आज एक ज्वाइंट सीपी ईओडब्ल्यू का काम देखता है। मतलब इतने बड़े पैमाने पे वो काम जो है वो बढ़ गया है। मतलब पहले जो है साल में 60-65 करोड़ का चीटिंग या फ्रॉड होता था, लेकिन आज वही जो आंकड़ा है वो 5,000-10,000 करोड़ में गया है। गैंगस्टर भी मेरे सोर्स थे, तो कभी किसी को उठा के लेके जाते थे गैंग से, तो गैंगस्टर फोन करके बताते कि हमारे आदमी को अरेस्ट किया गया है। उनका मकसद ये होता था कि उनके लोगों को एनकाउंटर ना हो। पुलिस वाले जो है वो उठा के लेके जाते थे, एनकाउंटर करते थे, इसलिए चाहते थे बात को पब्लिक के सामने लाया जाए। उनका इंटरेस्ट होता था
लेकिन हमारी स्टोरी होती थी। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुधाकर कश्यप, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और 30 साल से, पिछले 30 सालों से वो एक क्राइम रिपोर्टिंग में है। डिफरेंट उन्होंने फील्ड पे काम किया है। तो आज हमसे बात करेंगे कि क्या दौर रहा है जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब से और आज तक। सुधाकर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट पर आने का। और थोड़ा से मतलब ऑब्वियसली आपने जर्नलिज्म में आप हो जर्नलिस्ट, जितना पहलू देखता है ज़िंदगी के, मुझे लगता है कि कोई इतना पहलू देख नहीं पाता। तो आपने 30 साल पहले ही अपना करियर स्टार्ट किया, थोड़ा सा 30 साल मतलब 33 इयर्स, मतलब एक काफ़ी लंबा अरसा है ये 33 इयर्स। तो सर कैसे मतलब आपने जर्नलिज्म में आने का क्यों सोचा? मतलब आपके कोई परिवार में भी था जर्नलिज्म में, या आपने खुद ही सोचा कि चलो जर्नलिस्ट बनते हैं? मैं यहाँ पर मतलब सोच समझ के नहीं आया, एक्सीडेंटली मुझे जर्नलिज्म मुझे आया। मैं एक्टिविस्ट था, निर्भय बनो आंदोलन करके ऑर्गेनाइजेशन थी। जब 92 में राइट्स हुई थी तो राइट्स के बारे में बहुत जगह पे प्रॉब्लम हुए थे, दंगा फसाद सब हुए थे। तो उसके बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन था कि जो मुंबई में जो दहशत थी, वो दहशत के खिलाफ वो आंदोलन था। तो वो आंदोलन में मैं काम करता था और तभी मैं महानगर से मेरी शुरुआत हुई। महानगर जो निखिल वागले सर का पेपर था, ये मराठी अखबार है, मराठी अखबार है। हाँ। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा। तो 20-22 साल का था मैं, अच्छा काम कर रहा था, सोशल वर्क कर रहा था। तो तभी निखिल सर को लगा कि ये लड़का अच्छा है तो उसको चांस दो। तो मेरा एजुकेशन शुरू था। अच्छा। तभी मैं जर्नलिज्म में आया और सीख रहा था। सीखते सीखते मैंने जर्नलिज्म करते करते मैंने मेरी पढ़ाई पूरी की। अच्छा, और बाद में मैं जर्नलिज्म में कंटिन्यू रहा। मेरे घर में कोई ऐसा उसको बैकग्राउंड नहीं है, कोई ना लेखक है, ना कोई जो पत्रकार है, ना कोई और है। मेरे पिताजी तो मिल वर्कर थे। अच्छा। मिल में काम करते थे। वो मिल भी बंद पड़ गई थी। तो मेरा इस तरह से बैकग्राउंड है। जो भी है एक साधारण सर्वसामान्य साधारण फैमिली से मैं आता हूँ। अच्छा, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनका यही सेम स्टोरी रही है कि उनके कोई परिवार में कोई जर्नलिस्ट नहीं था, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे हालात बने कि वो लोग आ गए। तो सर आपने मतलब आप मुंबई बेस्ड हो पहले से ही क्या आप? हाँ, मैं मुंबई बेस हूँ। मुंबई में मैं पैदा हुआ। हम लोग वर्ली में रहते थे। वर्ली नाका के यहाँ पर एक चौल है। वो चौल में हम मेरी फैमिली पिछले 70-75 साल से वहाँ पर रहती है। अच्छा। और आज भी मैं वहीं पर रहता हूँ। वहाँ पर जो पुराना घर है हमारा, वहाँ पर रहता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए जब 33 साल पहले 33 ईयर्स अगो, अगर क्या फ़र्क रहा है कि उस वक्त के जर्नलिज्म में और आज के जर्नलिज्म में? एक तो तभी गिने चुने 2-4 पेपर थे। चैनल नहीं था, कोई भी चैनल नहीं था। चैनल की शुरुआत हो रही थी। जी न्यूज़ जब भी शुरू हो रहा था। अच्छा। तो जब पेपर भी नहीं थे, चैनल भी नहीं थे। आज सैकड़ों पेपर हैं और बहुत सारे चैनल हैं। तो तभी जो है वहाँ पर एक स्टोरी जो है वो 2-3 दिन बाद भी वो मालूम पड़ती थी और वो स्टोरी चलती थी। आज के तारीख में कहीं पर आग लगी हो, कहीं पर एक्सीडेंट हुआ हो, वो व्हाट्सएप पे आ जाता है और वो अगले मिनट में वो वेबसाइट पे कोई भी चैनल का या चैनल का हो या इसका मतलब न्यूज़पेपर का हो, उसके वेबसाइट पे चल जाता है। तो ये फ़र्क है। तब वहाँ पर इतना कम्युनिकेशन जो था वो इस तरह से नहीं था। तब बहुत कम कम्युनिकेशन था। बहुत से हम लोग तभी जो है वो शाम को क्राइम ब्रांच में आते थे, पत्रकार लोग आते थे और बाद में कंट्रोल रूम में जाते थे और वहाँ देखते थे, चार्ट देखते थे, उनका रजिस्टर देखते थे कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद वो सब लिख के उसकी स्टोरी बनाते। आज वैसा नहीं है। आज कंट्रोल रूम में जाने को भी मिलता नहीं है। आज क्या है, लोग व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे शूट बीट करते हैं और व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तो मतलब पहले अलग अलग सोर्स होते थे, अभी लोग ही बड़े पैमाने पे सोर्स हो गए। Exactly. सर ये बताइए, आपने फिर प्रिंट मीडिया से आपने जंप किया डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो IBN लोकमत में आपने काफ़ी लंबा एक टाइम गुजारा है। तो उसका क्या रीज़न रहा कि जब आपने, क्योंकि आपको तो कैमरे के सामने आने का एक्सपीरियंस था नहीं, तो मतलब सामने से ऑफर आया कि आप कैसे, मतलब वो कैसी जर्नी रही आपकी? मैं IBN लोकमत से पहला ETV मराठी में था। ETV मराठी में मैं 3.5 साल था। मैं जब महानगर में 10 साल मैंने काम किया था, तो उसके बाद मुझे ETV से ऑफ़र आया था।
क्राइम रिपोर्टर के लिए, तो मैं ईटीवी ज्वाइन किया और ईटीवी में फिर मैं वहाँ पर मैं कैमरा सब सीखा। कैमरा फेस कैसा करना, कैमरा किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से P2C करते हैं, किस तरह से स्पेशल स्टोरी करते हैं, किस तरह से लाइव करते हैं, तो ये सब जो है मैं ईटीवी में सीखा। ईटीवी में मेरा फर्स्ट चैनल था जो ईटीवी था। और उसके बाद में 2007 में मैं IBN लोकमत शुरू हुआ, तब मुझे निखिल सर का फ़ोन आया। निखिल सर ने बताया कि इस तरह से हो रहा है और वो बोले कि तू आना चाहता है क्या, तो मैं बोला हाँ, आपके साथ काम करने मुझे अच्छा लगेगा। और मैं फिर वहाँ से फिर IBN लोकमत में ज्वाइन हो गया। तो फिर आपने वो क्राइम बीटी पकड़ी अपनी, या हाँ, आप जनरल न्यूज़ भी करते थे? नहीं, जब शुरू में था, जब मैंने महानगर ज्वाइन किया तो महानगर में मेरा शुरू में मैं जनरल भी करता था, सब ये करता था, मतलब रेलवे भी करता था, BMC भी करता था। लेकिन 1-2 साल बाद मैंने क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की, तो ईटीवी में मैं क्राइम रिपोर्टर था, महानगर में भी क्राइम रिपोर्टर था, और IBN लोकमत में मैंने क्राइम रिपोर्टर करके मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया और अच्छी अच्छी स्टोरी की। तो एक क्राइम रिपोर्टर या कोई भी जर्नलिस्ट की लाइफ सुबह से स्टार्ट कैसे होती है? मतलब कैसा उसका डे स्टार्ट होता है, क्या उसका प्रोसेस क्या है? जैसे कि आप उठते हो, आप सबसे पहले कैसे अपने सोर्सेस को कनेक्ट करते हो? कैसा पता होता है कि आज क्या स्टोरी करनी है? पहले हमारे ज़माने में किस तरह से होता था वो आपको बताता हूँ। कि अभी तो क्या है, अभी सब दायरा जो है वो बढ़ गया है, लेकिन तब बहुत लिमिटेड था सब तभी कोई इतना सोर्स नहीं था, व्हाट्सअप नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो लैंडलाइन पे काम करते थे हम लोग। तो सुबह हम लोग यूनिगर में काम करते थे। महानगर पेपर जो था वो यूनिगर पेपर था। तो सुबह 8-8:30 बजे उठने के बाद हम लोग सब पेपर देखते थे, क्या आया क्या नहीं, क्या उसको फॉलोअप कर सकते हैं या कुछ अलग स्टोरी ढूंढ सकते हैं क्या, ये देखते थे। तभी 8-8:30 बजे एडिटर को फ़ोन करने का और बताने का क्या कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेश होके पुलिस स्टेशन में घूमने का, हर पुलिस स्टेशन, मतलब पुलिस स्टेशन में ये पुलिस स्टेशन, दूसरा पुलिस स्टेशन, ऐसे घूमते थे, वहाँ पर सोर्स बनाते थे, ऑफिसर से पहचान निकालते थे और स्टोरी क्या है वो स्टोरी निकालते थे। तो उसके बाद फिर दोपहर को क्राइम ब्रांच जाते थे, तो वहाँ पर सीनियर ऑफिसर, IPS ऑफिसर, जॉइंट CP, जॉइंट CP लॉ एंड ऑर्डर, जॉइंट CP क्राइम, इनको मिलते थे। और उसके बाद जो है वहाँ से स्टोरी लेके फिर शाम को 7-7:30 बजे, 7 बजे के आसपास ऑफिस आते थे। वहाँ ऑफिस में इवनिंगर होने की वजह से जब सब पेपर की डेडलाइन खत्म होती थी उसके बाद हमारा काम चलता था। तो उन्होंने क्या दिया है क्या नहीं दिया, ये देखने के बाद हम सोचते थे कि हम इसके ऊपर क्या फॉलो, मतलब क्या अलग स्टोरी दे सकते थे, हमारी हेडलाइन क्या अलग हो सकती थी। तो पहले हमने एक तो काम किया होता था, दूसरी बात क्या कि मुंबई में कुछ हैपनिंग हुई है, कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग है, वो आजकल की हेडलाइन है मॉर्निंगर की, तो उसी में अलग से ढूंढ के हमको ढूंढना पड़ता था कि इसमें क्या हम ढूंढ सकते थे। तो ऐसे इस तरह से एक तो जब सबका काम खत्म होने के बाद हमारा काम शुरू होता था और सब तरह से सोचना पड़ता था कि, मतलब एक तरह से ये चैलेंज वाली बात थी कि हमारी जो ऑलरेडी जो न्यूज़ आ चुकी है उससे हम क्या डिफरेंट दें। तो मतलब एक काफ़ी प्रेशर भी रहता होगा दिमाग में। बहुत प्रेशर मतलब होता था और अलग ही तरीके का ये काम था और अलग तरीके से सोचना पड़ता था। हर चीज़ में हम अलग तरीके से सोचते थे, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है तो, और ये अगर स्टोरी आ रही है तो कौन सी स्टोरी इसमें फॉलोअप जो है वो नहीं आ सकती है, वो हमारी स्टोरी बन सकती है। तो इस तरह से हमको सोचना पड़ता था कि मतलब कहीं पर भी कहीं एक गोइंग टावर करके बिल्डिंग गिर गई थी, तो वहाँ पर जो था पूरी मीडिया वहाँ पर थी, मतलब ये 97-96 की बात रहेगी, 97 की। बांद्रा में गोइंग टावर करके एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग गिर गई थी। तो बिल्डिंग गिर गई, कल स्टोरी सब जगह आने वाली है, लेकिन हम लोग भी वहाँ पर थे और हम लोग सोच रहे थे कि क्या स्टोरी अलग देने का। उसके बाद भी हम लोग ने अलग स्टोरी दी, हमारी हेडलाइन हो गई और उस स्टोरी पे BMC ने कार्रवाई भी की। अलग अलग मीडिया के साथ जुड़े हुए हो आप, उनके साथ उनके लिए स्टोरीज़ वगैरह करते हो, तो अभी जो है आपके जिसको खबरी बोलते हैं या इन्फॉर्मर्स बोलते हैं, उनसे आप कैसा कनेक्शन में रहते हो? आज के तारीख में जैसा मैंने बताया कि सब बदल गया है, मतलब लोग भी, पत्रकार भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, मतलब 5-5, 6-6 लोग एक साथ काम करते हैं, मतलब अलग अलग स्टोरी ढूंढते बाद में एक्सचेंज करते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में जो था वो खबरी के ऊपर, सोर्स के ऊपर हम लोग बहुत डिपेंड होते थे
कि कहीं पर कुछ हुआ तो खबरी हमें बताता था, लेकिन खबरी बताने से पूरा काम नहीं होता था, नहीं वो होता। कंफर्म करना भी ज़रूरी होता था कि ये कंफर्म है कि नहीं। राइट तो वो कंफर्म करना बहुत बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी कि पुलिस ऑफिस वो कंफर्म कौन करेगा। तो जो विक्टिम है वो कंप्लेंट का ये कंफर्म करेगा या फिर पुलिस ऑफिसर कंफर्म करेगा। एग्जैक्टली। लेकिन क्या होता है कि जब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं होता तब तक पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोलते कि वो कि हाँ पुलिस पुलिस रिएक्शन नहीं मिलती। राइट राइट राइट। एक आपको मैंने किस्सा बताता हूँ कि एक बड़ा किस्सा था। एक स्टोरी के बारे में, मैं एक डीसीपी को मिलने गया था, वहाँ पर मुझे 2-3 कार्यकर्ता मिले अच्छा। और बोले साहब ऐसा हो गया है कि धारावी में एक बार के जो वेटर था हाँ। उसको पुलिस ने उसके साथ गंदी हरकत की है, अच्छा गंदी हरकत की है। ये मुझे स्टोरी 3 दिन बाद मिली थी। अच्छा। और फिर मुझे मालूम तो पड़ा वहाँ पर, लेकिन वो बोले इसका मतलब पूरा नहीं हुआ, तो मुझे वो सब ढूंढना था। वो मुझे पूरा उसके बाद ये कहाँ पर वो विक्टिम है उसको ढूंढना था। अच्छा, तो विक्टिम एडमिट था, अच्छा ओके। तो एडमिट हुआ था, उसको एकदम शॉक लगा था ये सब इंसिडेंट की वजह से, ये क्योंकि किससे किया था? पुलिस वालों ने पुलिस किया। वालों ने अच्छा। पुलिस वालों ने उससे गंदी हरकत की थी। अरे, अच्छा। हाँ, ओ, अपना लिंग उसके मुंह में उसको लेने के लिए उसको मजबूर किया था। और उसकी वजह से उसके ऊपर वो शौक में था, ट्रॉमा वो में चला गया था। पूरा। और उसके बाद वो एडमिट हुआ था, तो मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में उसका इंटरव्यू किया, उससे भी सब ले लिया। उसके बाद मैं वहाँ के डीसीपी को पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो डीसीपी बोला मुझे, डीसीपी साहब ने बताया कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और मैंने वो स्टोरी, बड़ी स्टोरी की थी कि एक भयंकर करके स्टोरी थी, उसका नाम भयंकर करके दिया अच्छा, था कि ओके। इतना हाँ भयंकर ही हाँ था ना वो, बिल्कुल, कि ये इस तरह से तो शॉकिंग। पुलिस वाले किस तरह से करते ये करते। तो वहाँ पर जो डीसीपी साहब थे, वो अभी जो डीजी है पुलिस के, अच्छा पुलिस महासंचालक दाते साहब थे। अच्छा। तो अच्छा दाते साहब ने वो पूरा मामला देखा और एफआईआर रजिस्टर करने को बोला, और 3 पुलिस वाले पर एफआईआर लिया गया अच्छा। और वो तीनों को आगे सजा भी हुई। अच्छा तो अच्छा, कभी ये जो क्राइम रिपोर्टिंग आप करते हो, कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है कि आपको किसी ने फ़ोन करके धमकी दी है कि भाई ये न्यूज़ मत चलवाना या ये मत चलाना, हम ऐसा कर देंगे? क्योंकि क्राइम रिपोर्टर की जो लाइफ होती है काफ़ी मतलब ना इस तरह से रिस्क में हमेशा वो रहते हैं। कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ में? बहुत बार हुआ, एक ही अच्छा बार नहीं, बहुत बार हुआ इंसिडेंट। मतलब मैं महानगर जो था वो सिस्टम के खिलाफ था। अच्छा। सिस्टम के खिलाफ, आपको मालूम होगा कि सिस्टम के खिलाफ हम लिखते थे। हम्म। तो अगर अच्छा काम है तो हम अच्छा भी लिखते थे, लेकिन जो अगर गलती कर रहा है, सिस्टम कोई गलती कर रहा है, तो उसके ऊपर उंगली दिखाने का काम हम करते थे। सही है। लेकिन मुझे पुलिस के खिलाफ मैं लिखता था, तो पुलिस के खिलाफ से बहुत बार मुझे अलग अलग धमकी भी आई, और अलग अलग तरीके से वो समझाया भी करते थे। मतलब और हाँ, इनडायरेक्टली धमकी होती है ना, एक तो होता है कि सीधा। हाँ, तो एक ऑफिसर जो था वो बोलता था कि तुम क्यों पुलिस के खिलाफ लिखते हो, क्यों, क्या तुम्हारी क्या दुश्मनी है, सब लोग पुलिस के फेवर में लिखते हो, तुम ही क्यों लिखते हो। और उसके ऊपर मुझे मेरे खिलाफ पुलिस वाले कोर्ट में भी गए थे। जो ब्लास्ट का केस था, ब्लास्ट का केस अभी मुझे साल याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो पुलिस वाले ने उस बारे में मैंने स्टोरी की थी, ब्लास्ट के बारे में तहकीकात चालू थी, तहकीकात के बारे में स्टोरी की थी। तो पुलिस ने मुझे मेरे खिलाफ और पेपर के खिलाफ पोटा कोर्ट में तो कंटेम्प्ट का केस उन्होंने फाइल किया था, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज किया। और अच्छा। वो लेकिन हमारे पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़े पुलिस ऑफिसर जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर होकर रिटायर्ड हुए थे, अच्छा अच्छा। तब वो वहाँ पर एडिशनल सीपी थे, तो उन्होंने वो किया था। और इस तरह से बहुत सी तरह धमकियाँ आती थी, और पुलिस समझाने की कोशिश करते थे, बड़े ऑफिसर समझने की कोशिश करते थे, लेकिन हम हमारा काम कर रहे थे महानगर में या आईबीएन लोकमत, हम हमारा काम कर रहे थे। हमने कभी भी किसी के सुपारी लेके स्टोरी नहीं की। हमने जो स्टोरी की, जो फैक्ट है उसके ऊपर स्टोरी की। वेरी तो गुड। इसके लिए हम हमेशा हमें कुछ हम वो लोग तकलीफ हमें करने की कोशिश करते थे, तकलीफ देने की कोशिश करते थे, हम तकलीफ में आए ऐसा कोशिश करते थे, लेकिन वो कुछ देर चलता था, उसके बाद में वो सब या तो रिजेक्ट होता था या वो चुप हो जाते थे, क्योंकि हम जो है वो फैक्ट पे चलते थे। सुधाकर जी, आपने जो है ना कई सारे ऑफिसर्स के साथ भी काम किया है ना, जो बड़े बड़े टॉप
टॉप नॉच ऑफिसर्स थे, मतलब जिसके नाम हुआ करते थे किसी आईपीएस ऑफिसर्स, तो किन किन ऑफिसर्स के साथ आपने ज्यादा काम किया है? उनका ये जो बड़े बड़े ऑफिसर है हाँ। उनका उनका कार्यकाल हमने देखा है, हाँ। किस तरह से वो काम करते थे, किस तरह से उनकी स्टाइल थी, किस तरह से उनका पुलिस डिपार्टमेंट में होल्ड था, अच्छा। पब्लिक में होल्ड था। तो बहुत से ऐसे ऑफिसर है जो जैसे मैंने बताया कि मैं 93 से फील्ड में हूँ, तो उसके बाद भी जो बहुत से ऑफिसर थे, ऐसा आर एस शर्मा जो थे, मतलब उनका एक इतना होल्ड था, ओके। बॉलीवुड पे इतना होल्ड था कि मतलब बड़ा होल्ड था, मतलब तभी तो गैंग वॉर बहुत ही बड़े पैमाने पे ये हो रहा था, तो उस जमाने में उनका होल्ड था। अच्छा। उसके बाद राकेश मारिया जी है, उसके बाद बहुत से ऑफिसर हैं कि हिमांशु रॉय साहब अच्छा, थे। ओके। तो इनका कार्यकाल मैंने देखा है, तो बहुत अच्छा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम किए। राकेश मारिया साहब थे तो रोज उनको मिलने अच्छा। पत्रकार लोग जाते थे, तो राकेश मैंने तो वैसे भी मतलब इन सारे ऑफिसर में सबसे फेमस ऑफिसर रहे ना। सबसे हाँ, फेमस ऑफिसर है, क्योंकि उन्होंने जो वो जहां पर भी जाते थे वहां पर कुछ ना कुछ हादसे पे उनको बात करने का चांस मिलता था। अच्छा। मतलब वो जब एडिशनल सीपी थे तो मुंबई में 2007 में ब्लास्ट हुआ था, तो उस बारे में वो बात करते थे। जब वो ज्वाइंट सीपी हुए तब 26/11 का हमला हुआ था, तो उस बारे में वो बात करते थे। लेकिन उससे अगर पहले जाए तो 92 ब्लास्ट 93 ब्लास्ट में 93 के ब्लास्ट में भी 92 वो डीसीपी थे, हाँ। उस बारे में भी वो बात करते थे। हाँ। लेकिन मारे साहब का रोज शाम को 5-5:30 बजे वहां पर दरबार होता था। 50-1 के आसपास पत्रकार लोग वहां पर आते थे, अच्छा। स्टोरी क्या है पूछते थे, स्टोरी लेते थे और जाते थे। और उसको वो ऐसा दरबार किसी का नहीं हुआ, मतलब आज तक किसी का दरबार नहीं हुआ अच्छा। जो राकेश मारिया सर का होता था, ओके। वही दरबार, बाकी किसी का दरबार नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इतने सालों में सबसे बेहतरीन या सबसे दिमाग घुमाने वाली कौन सी स्टोरी आपने क्राइम स्टोरी करी है? बेस्ट स्टोरी जिसको माना जाए आपके हिसाब से, आपने जो की है। ऐसे तो मैंने बहुत सी स्टोरी की है, लेकिन वो मैं एक किस्सा बताता हूँ अजित पवार जी का, जी। जो दादा अभी उनका स्वर्गवास हुआ है। तो अजित दादा पवार का एक किस्सा बताता हूँ। 2009 में जो इनकी सरकार आने के बाद, मतलब कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद छगन भुजबल जी को गृह मंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अच्छा। और अजित दादा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया नहीं, तो नाराज हुए थे। अच्छा। और उन्होंने क्या किया, फिर पूरा अपना सिस्टम जो है पूरा बंद किया, मतलब अच्छा। अपना मोबाइल बंद, अपना वायरलेस सेट बंद, लैंडलाइन बंद, सब बंद किया। और अपने पुलिस वाले थे उनका भी वॉकी टॉकी बंद किया, वायरलेस बंद किया, और पूरा बंद करके वो अंडरग्राउंड हो गए थे। पूरा महाराष्ट्र उनको ढूंढ रहा था कि अजित दादा गए किधर। तो ये सब उसको ढूंढ रहे थे उनको, और स्टोरी भी चल रही थी कि अजित दादा गायब करके, अजित दादा अंडरग्राउंड करके। तो मैं तब आईबीएन लोकमत में था, तो हमारे यहाँ भी ढूंढ रहे थे लोग। तो तभी निखिल सर ने बोला हमारे इनपुट एडिटर को कि सुधाकर को भी काम पे लगाओ, उसको भी बोलो कि अजित दादा काय ढूंढने के लिए। तो मैं तब कसाब के कोर्ट में था, कसाब का जो 26/11 का कोर्ट था तब ताला। तो मुझे मैसेज मिलने के बाद मैं वापस आया, बाहर आया, मैंने कोर्ट से बाहर आया और फिर पूछा तो क्या हुआ। तो मैंने भी फिर अजित दादा को ढूंढने शुरू किया, और कुछ ही मिनटों में मैंने अजित दादा को ढूंढ के निकाला। अच्छा। हुआ ऐसा कि मतलब सब पुलिस इंटेलिजेंस भी नहीं ढूंढ पाई, आपने ढूंढ लिया। हाँ, तो मैंने ढूंढा, मतलब वहां पर वो अजित दादा पवार जो है वो छगन भुजबल के रामटेक बंगले पे उनके जो माले पे बैठे थे और वहां पर डिस्कस कर रहे थे। अच्छा। और छगन भुजबल उनको समझा रहे थे। तो मेरे जो दोस्त थे, पुलिस वाले थे, वो भुजबल के उनके भी वहां पर सिक्योरिटी में थे। अच्छा। तो जो मेरे सोर्स थे वहां पर, उस सोर्स ने मुझे बताया कि सुधाकर तू जो ढूंढ रहा है ना, वो यहाँ पर बैठा है, माले पे बैठा है यहाँ पर, और वहां पर उनकी चर्चा शुरू है। तो इस तरह से मैंने अजित पवार को ढूंढ के निकाला, और वो स्टोरी जो है वो ब्रेक की थी। अच्छा। दूसरी स्टोरी बताता हूँ आपको कि जो सोर्स थे, सोर्स किस तरह से कभी काम आ सकते बोल नहीं सकते। एक बार मैं ऐसा ही किला कोट के यहाँ से जा रहा था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की आपकी बिल्डिंग है वहां, वो इस गली से जा रहा था, स्टेशन जा रहा था। तो जाते जाते मुझे एक एडवोकेट मिले। तो एडवोकेट जी को पूछा मैंने कि सर क्या कुछ स्टोरी है क्या आज।
अरे बोले क्या स्टोरी है, कुछ नहीं स्टोरी। बोला देख, एक पासपोर्ट उन्होंने किसी में से निकाला और मुझे दिखाया, बोला ये देख, ये जो औरत है इसको डिपोर्ट किया है, अच्छा, इसको पाकिस्तानी बोल, इसको बांग्लादेशी बोल के इसको डिपोर्ट किया है, और ये इंडियन है और उसका इंडियन का हैदराबाद का पासपोर्ट है। अच्छा, इतनी बड़ी खबर थी कि वो इंडियन महिला को पाकिस्तानी सॉरी बांग्लादेशी डिक्लेयर करके उसको डिपोर्ट करने का सब चालू था। तो मैंने पासपोर्ट ले लिया उनसे, जेरोक्स निकाला और पासपोर्ट भी ले लिया उनसे। बोला मैं देता हूँ आपको। वो बोले देख अभी क्या है, अभी तो उसका अंदर है, वो कुछ क्या होता है देख लेंगे। और वो स्टोरी हमने प्रिंट की थी। वो स्टोरी महानगर में हेडलाइन में थी, भारतीय महिलेला बांग्लादेशी ठरवलं म्हणून, तो महानगर में थी। तो वो पेपर लेके, तब शिवसेना की सरकार थी, तब शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी। तो जो कांग्रेस वाले थे उन्होंने सभागृह में वो पेपर बताया कि ये देखो किस तरह से इंडियंस को बांग्लादेशी ठहराया जा रहा है और उनको वहां यहाँ से ये किया जा रहा है, मतलब किस तरह से मुस्लिम एट्रोसिटीज चालू है, उस बारे में वो बड़ी खबर हुई थी। और उसके बाद वो महिला को रिलीज किया गया। अच्छा, किसी मंत्री की तरफ से आपको कभी फोन आया कि भाई ये स्टोरी को दबाओ या इसको मत रिलीज करो? कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ आपके साथ में इतना स्टोरी करने के बाद? नहीं, मंत्री से नहीं आया फोन कभी, क्योंकि मैं जो वो क्राइम रिपोर्टिंग करता था। अच्छा। तो पॉलिटिकल रिपोर्टर में नहीं थे आप? नहीं था मैं। तो स्टोरी तो करते थे, तो अंडरवर्ल्ड की तरफ से कभी आया, जो क्रिमिनल्स थे उनकी तरफ से फोन आया कि ये स्टोरी करना नहीं, ऐसा कभी कोई धमकी आई है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली? नहीं, अंडरवर्ल्ड से फोन आए मुझे। अच्छा। लेकिन धमकी नहीं आया, क्योंकि मैं जो है वो फैक्ट पे स्टोरी करता था। और अंडरवर्ल्ड से मतलब वो सब मेरी स्टोरी जो है वो लाइक करते थे। कोई अंडरवर्ल्ड ने मुझे कभी धमकी देने की कोशिश नहीं की। धमकी देने की कोशिश की, लेकिन अलग तरीके से धमकी देने की कोशिश की। लेकिन इसमें कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं किया कि स्टोरी के बारे में कभी टारगेट नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी बात, कभी आपने किसी ऐसा गैंगस्टर्स का कभी इंटरव्यू करने का आपको मौका लगा है? किया है उसका ऐसे 1-to-1? किया है 1-to-1 किया। मतलब बहुत से गैंगस्टर जो थे, मतलब यहाँ पर जो अरुण गवली था, तो उसका इंटरव्यू किया है मैंने। अच्छा। DK राव का इंटरव्यू किया मैंने। अच्छा। अश्विन नाइक का इंटरव्यू किया मैंने। उसके बाद छोटा राजन का इंटरव्यू, छोटा राजन बाहर था तब उसका इंटरव्यू किया मैंने। अच्छा। तो इंटरव्यू जो है वो किया है, मतलब किया है। और जो भी कोई ऐसी इंसिडेंट होता था तो उस माध्यम से, उस रीजन के वजह से इंटरव्यू होते गए और वो किया मैंने। तो जब भी आप इन गैंगस्टर्स के अगर इंटरव्यू करते थे, तो आपका वो जब अपना क्लैरिटी देने की कोशिश करते होंगे हर मुद्दे पे कि हम क्लीन है, तो आपको उसको कैसे लेते थे? उनको काउंटर करते थे कि या बस उनकी बात सुनो, हाँ करो, ऐसा था कुछ? नहीं, वैसा नहीं है। क्या है कि कोई भी इंसिडेंट होता था तो इंसिडेंट के ऊपर उनकी स्टोरी बनती थी। अच्छा। उनकी किस तरह से, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका किस तरह से वो आए, किस तरह से वो इसमें इस माहौल में ये फंस गए हैं। तो इसी अंदाज से उनकी स्टोरी बनती थी। ऐसा उनके साथ हाँ करने की कोई बात नहीं थी। अच्छा। और उनकी पीआरओगिरी हमने कभी किया नहीं है। जो भी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी की है। उन्होंने भी जो स्टोरी की है तो उन्होंने भी उस स्टोरी को सराहा है। उन्होंने कभी भी कोई भी गैंगस्टर ने मुझे स्टोरी के बारे में कभी धमकी नहीं दी। मतलब उन्होंने बोला भाई तुमको जो समझ में आया करो, हमारा ये वर्जन है, ऐसा उन्होंने किया? अच्छा, ये आज के दौर में, मतलब 2026 में हम लोग चल रहे हैं, आज क्राइम रिपोर्टर का लाइफ इजी है क्या, एज यूजुअल रही है या थोड़ा सा टफ हो गई है? क्या आपके हिसाब से क्या लाइफ है क्राइम रिपोर्टर की आज? अभी तो क्राइम रिपोर्टिंग बड़े पैमाने पे जो है वो अलग तरीके से काम हो रहा है। अभी क्राइम वैसा रहा नहीं। मतलब पहले जो था वो जो रास्ते पे क्राइम होता था, गैंग का क्राइम होता था, जो गैंग वॉर होता था, तो वो क्राइम होता था, वो क्राइम कवर करते थे। अच्छा। आज अभी का जो क्राइम हो सब बदल गया है। अभी गैंग वॉर खत्म हो गया है। तो अभी गैंग वॉर होता नहीं। अभी क्राइम की जो मोडस ऑपरेंडी है वो अलग हो गई है। अभी जो क्राइम हो रहा है वो साइबर क्राइम हो रहा है। वो फ्रॉड का क्राइम हो रहा है। आपने बिल्कुल सही बोला। फ्रॉड का ये हो रहा है। मतलब ये अलग तरीके से ये हो रहा है। चीटिंग का क्राइम हो रहा है। इसमें अभी बिल्डर लोग चीटिंग करते थे,
चिटिंग करते हैं। तो पहले बिल्डर लोग इतने नहीं थे, तभी इतने रियल एस्टेट मार्केट नहीं था। तो अभी रियल एस्टेट मार्केट है, तो बिल्डर 200-300 लोगों से पैसा लेता है और गबन कर जाता है। वो पैसा वापस देता नहीं तो केस बन जाती है। तो ये क्राइम मतलब ईओडब्ल्यू का क्राइम बढ़ गया, आर्थिक गुन्नी शाखा जो है उसका काम बढ़ गया है। पहले इकोनॉमिकल ऑफिस विंग का काम जो है वो बढ़ गया है। पहले जो है वो ईओडब्ल्यू का एक डीसीपी सिर्फ काम देखता था। जब संजय पांडे साहब थे, संजय बर्वे साहब थे, तो एक डीसीपी सिर्फ ईओडब्ल्यू का काम देखता था। लेकिन आज एक ज्वाइंट सीपी ईओडब्ल्यू का काम देखता है। मतलब इतने बड़े पैमाने पे वो काम जो है वो बढ़ गया है। मतलब पहले जो है साल में 60-65 करोड़ का चिटिंग या फ्रॉड होता था, लेकिन आज वही जो आंकड़ा है वो 5,000-10,000 करोड़ में गया है। तो इतने बड़े पैमाने पे चिटिंग हो रहा है। और दूसरा क्राइम जो हो रहा है वो साइबर क्राइम हो रहा है। मतलब वो हाउस अरेस्ट, बैंक का जो पैसा जो है वो हैक करके सब पैसा उड़ा ले जाना। तो इस तरह से क्राइम हो रहा है। तो अभी पहले जैसा ये क्राइम, ये व्हाइट कॉलर क्राइम हो रहा है। मतलब अभी क्राइम रिपोर्टर की लाइफ इतनी कुछ इसमें मतलब उसको कुछ धोखा नहीं है। उसको वो एक जगह बैठ के भी काम कर सकता है। लेकिन अभी पहले जो हम लोग थे, हम लोग को घूमना पड़ता था, मिलना पड़ता था लोगों को, ऑफिसर को मिलना पड़ता था, गैंगस्टर को मिलना पड़ता था, खबरी को मिलना पड़ता था, एडवोकेट्स को मिलना पड़ता था, कोर्ट में जाना पड़ता था। तो मैंने कोर्ट भी कवर किया है। तो क्राइम के साथ कोर्ट भी वो कनेक्टेड ये है। मतलब कोई आरोपी अरेस्ट होता है तो उसको कोर्ट में लेके जाते हैं और पुलिस वाले कुछ बताते नहीं। लेकिन जो रिमांड कॉपी होती है उसमें पूरा डिटेल होता है कि क्यों, क्या नाम, उसका पूरा नाम क्या, एज क्या, कहाँ रहता है, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ का है, कितना पैसा का, सब पूरा जो होता है वो सब एफआईआर कॉपी में नहीं होता, एफआईआर में होता है और इसमें रिमांड कॉपी में होता है। तो रिमांड कॉपी जो है वो हाई कोर्ट में मिलती रहती। तो कोर्ट भी कवर किया है। तो अभी जो है ना वो क्राइम रिपोर्टिंग पूरी तरह से बदल गई है। अभी उस तरह से क्राइम रिपोर्टिंग रहा नहीं जैसा पहले करते थे। मतलब इन शॉर्ट ये आप बोलना चाह रहे हैं कि अब क्राइम रिपोर्टिंग ज्यादा इजी हो गई है कंपेयर टू पहले। एग्जैक्टली सो तो हम लोग दिन रात काम करते थे। हाँ एग्जैक्टली जो बिल्कुल जो मतलब जो दौर आपने देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आज की नई पीढ़ी जो जर्नलिस्ट बनती है वो दौर देख पाएगी, क्योंकि अब तो चेंजिंग हो ही रहा है। सुधाकर जी, मुझे बताइए कि आपके मेन सोर्स कौन थे मतलब जर्नलिज्म में? क्योंकि देखिए जर्नलिस्ट को सोर्स इंपॉर्टेंट है आज भी, वो कहीं ना कहीं इनको सोर्स से ही होता है। तो आपके सोर्स कौन थे? अभी का जमाना है जो व्हाट्सएप का जमाना है। अभी व्हाट्सएप पे इजीली स्टोरी आ जाती है, मिल जाती है, बताते लोग। लेकिन तभी व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था, सिर्फ लैंडलाइन थी। तो लैंडलाइन पे हमें सोर्स जो है वो स्टोरी बताते थे। तो मतलब वो स्टोरी बताते, फिर हम लोग फील्ड पे जाके वो स्टोरी ग्राउंड रिपोर्ट करते थे। तो मेरे सोर्स जो थे वो अलग अलग थे। मतलब वकील थे, खबरी थे, सोशल वर्कर थे, टीचर्स थे, जो वकील लोग थे, जो सब मैंने बताया कि वो जो उनसे भी रोज मुलाकात होती थी और उनसे रोज मिलने के बाद भी उनको हर जो सवाल मैंने कल पूछा था वो सवाल मैं पूछता था कि सर आज कुछ खास है क्या। तो वो नहीं बोलते थे, उनको भी आदत हो गई थी नहीं बोलने की। लेकिन तो भी उसमें से मैंने एक स्टोरी निकाली। वो स्टोरी जो थी वो जो बांग्लादेशी महिला की थी, वो वही थी। गैंगस्टर भी मेरे सोर्स थे। तो कभी किसी को उठा के लेके जाते थे गैंग से, तो गैंगस्टर फोन करके बताते कि हमारे आदमी को अरेस्ट किया गया है। उनका मकसद ये होता था कि उनके लोगों का एनकाउंटर ना हो। पुलिस वाले जो है वो उठा के लेके जाते थे, एनकाउंटर करते थे, इसलिए चाहते थे बात को पब्लिक के सामने लाया जाए। उनका इंटरेस्ट होता था, लेकिन हमारी स्टोरी होती थी और उनका अलग तरीके से इंटरेस्ट होता था। तो भी बड़े बड़े गैंगस्टर होते थे, उसकी स्टोरी हेडलाइन हुआ करती थी। तो वो गैंगस्टर से भी हमको स्टोरी मिलती थी और अलग अलग तरीके से स्टोरी मिलती थी। और खबरी भी स्टोरी देते थे। खबरी कभी पैसा भी मांगते थे। तो हमें पैसा तो कभी दिया नहीं, लेकिन उनका कुछ काम होगा तो वो करना पड़ता था कि वो तेरा मतलब उसका क्या काम है तो करना पड़ता था। तो इस तरह से सोर्स जो है वो ऑर्डिनरी पब्लिक से लेके पुलिस वाले भी स्टोरी बताते हैं। एक स्टोरी जो थी, एक एसीपी थे, वो एलए में थे। तो उन्होंने मुझे शाम को फोन करके बताया कि एक जो आरोपी को लेके जाने वाली वैन होती है, उसमें से जो आरोपी ने जो
वैन की जो लकड़ी की फली थी वो उठा के निकाला हाँ। और नीचे नीचे कूद के भाग गया। अच्छा। तो एक पुलिस ने मुझे स्टोरी बताई। अच्छा। तो आप सोर्स पुलिस वाले भी थे, गैंगस्टर भी थे, पब्लिक भी थी, लोग थे, सब थे, मतलब अलग अलग हर व्यक्ति जो है वो हमारा सोर्स होता है। हुआ सिर्फ करता था। तुम्हें उसके कांटेक्ट में होना चाहिए, और वो कभी किसी को कभी कौन कभी क्या स्टोरी देगा वो बोल नहीं सकते। सकता मेरे exactly। पास आज भी मेरे मोबाइल आपने देखा हाँ। तो 12,000 लोगों के नंबर है। अच्छा। 12,000 मतलब जो मुझे इतने सालों में मिले, तो क्या हर एक जो मिले तो मैं उनको नंबर देता था, उनका नंबर लेता था कि और कभी भी मतलब वो फोन करके बताते थे कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। हर व्यक्ति स्टोरी देगा ऐसा नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति कभी ना कभी आपको स्टोरी देगा। एग्जैक्टली तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आपको अपने सोर्स को छुपा के रखना पड़ता था। अगर वो तो रूल है, ना, जर्नलिज्म का रूल है। रूल है ना, हमारा हाँ, exactly। हमारा सोर्स जो है वो कभी ओपन ना हो, रिवील नहीं वो होता है। कभी भी उसका नाम न मालूम पड़े। मैंने जो भी आपको बताया वो एक प्रातिनिधिक स्वरूप पे बताया कि अच्छा। एडवोकेट भी थे, लेकिन क्या कौन बात। एडवोकेट थे ये मैंने बताया नहीं आपको। मतलब ट्रस्ट का एक हाँ, बहुत एक ट्रस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता हाँ। है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो स्टोरी देने वाला विक्टिम भी होता है और सोर्स भी होता है। विक्टिम हो कि विक्टिम में वो ओपन हो जाता है कि बाबा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा वर्जन छापो। हाँ। लेकिन वो विक्टिम ना हो, वो सोर्स हो, वो सिर्फ उसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन देगा और बाजू हटेगा, वो आगे नहीं आएगा, तो वो सोर्स है। अच्छा, वेरी गुड सर। इतने साल के एक्सपीरियंस में आप एक आने वाली जो जनरेशन है जो जर्नलिस्ट बनना चाहती है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनको ये फील्ड में आना है, अच्छी बात है, हाँ। लेकिन उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, किस तरह से कौन से फील्ड में काम करना है। लेकिन अभी आपको मालूम है अभी मीडिया जो है वो बदल गया है। पहले पेपर था, सिर्फ न्यूज़पेपर था, बाद में चैनल आया है, अभी वेबसाइट आ रहे हैं, हाँ। उनके पोर्टल है, पोर्टल्स हैं। तो डिजिटल जो आए, तो डिजिटल जो बढ़ रहा है, मतलब अभी चैनल भी पीछे पड़ रहा है और डिजिटल बढ़ रहा है। न्यूज़पेपर पीछे पड़ रहा है, डिजिटल बढ़ रहा है। न्यूज़पेपर का जो सेल है वो समझो 1 लाख है, लेकिन डिजिटल का जो देखने वाले लोग हैं वो 10 लाख है। 10 लाख। तो ये और इंस्टेंट देखने मिल रहा है ना, इसके हाँ, लिए हाँ, हाँ, उनको अपने मोबाइल पे डिजिटल देखने मिल रहा है, तो वो देख रहे हैं। तो अभी वो एक स्कोप है उनको डिजिटल में काम करने का। और ऐसा नहीं है कि कुछ पहले कैसा था कि हर चैनल हर पेपर अपना डिजिटल शुरू करता था, और लेकिन आज अभी अगर किसी के पास चैनल नहीं है तो भी वो डिजिटल शुरू करता है। अभी आज तक का हिंदी चैनल है, बड़ा चैनल है, नंबर 1 चैनल है, लेकिन उनका मराठी में कोई चैनल नहीं है, लेकिन उनका मराठी में पोर्टल है, डिजिटल चैनल है। अच्छा। और उसका जो मुंबई तक जो है वो उनका डिजिटल है, मुंबई तक। तो वहां पर वो है। तो इस तरह से अभी जो जर्नलिज्म जो है वो अलग अलग शेप ले लिया है। तो Exactly। उन्होंने डिसाइड करना चाहिए, जो फील्ड में आने का सोच रहे पत्रकार, उन्होंने सोचना चाहिए कि किस इसमें हमको काम करना है। क्योंकि अभी जिस तरह से प्रिंट मीडिया का मार्केट रहा नहीं है, अभी बहुत से पेपर बंद हो गए हैं, और ये जो है वो कुछ गिने चुने पेपर चल रहे हैं। चैनल का भी उसी तरह से हाल है कि चैनल भी अभी बंद पड़ रहे हैं, और अभी बचा तो डिजिटल भी है। तो डिजिटल का अच्छा स्कोप है, तो उन्होंने किस में काम करने का भी सोचना चाहिए और उस हिसाब से तैयारी करना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। तो सुधाकर जी, बहुत आपने इनपुट्स दिए अपने पूरे इस जर्नलिज्म की जो फील्ड को लेकर, बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत सारी बातें पता चली होगी आपने कैसा एज अ क्राइम फील्ड को हैंडल किया, उसमें क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए। तो ये थे हमारे सुधाकर कश्यप जी, जो बहुत ही एक सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, क्राइम रिपोर्टिंग आज भी कर रहे हैं पिछले 33 सालों से। तो उम्मीद है कि आपको इनके सारे बातें अच्छी लगी होगी। इन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी कि पहले कैसा हुआ करता था जर्नलिज्म, आज कैसा होता है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगले पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुधाकर जी, थैंक यू वेरी मच।